हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर मांडगा। ध्यान से सुनना सर। इससे पहले मैंने कल ही आप लोगों को आरटीपी में इनकम टैक्स का केस सिनेरियो वाला पार्ट समझाया था। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया था। पता नहीं कितने स्टूडेंट नोट किया होगा, नहीं किया होगा। मैंने ये चार्ट बनवाया था सर, ठीक है। और ये अमेंडमेंट था, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने नोट करवाया था। आज अपन डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट करते हैं सर, और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे सर, ठीक है। इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन जीएसटी देखेंगे। चलो, तो डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में तरीका क्या था। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, क्वेश्चन पढ़ा करो, तो उससे क्लैरिटी होती है हमसे पूछ क्या रहा है। देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मिस्टर वरुण रेसिडेंशियल स्टेटस। एक तो रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। एंड इज नॉट लायबल टू टैक्स इन दुबई। आहा, मतलब सेक्शन 61A प्यार से हिंट कर रहा है, समझ जाओ सर। एंड कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वरुण इफ यू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेट, मतलब नॉर्मल प्रोविजन में चलता है सर। चलो देखते हैं सर। देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर वरुण एन इंडियन सिटीजन। भैया पहली बात तो ये इंडियन सिटीजन है, ये आपको हिंट कर रहा है सेक्शन 61A के लिए। एंगेज इन द कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया। कंसल्टेंसी बिजनेस कहाँ करता है ये, इंडिया में। He shifted to Dubai in the year 2019 to expand his consultancy business overseas. He visit India every year to supervise his office in Delhi. ठीक है। He stay in India for the current year as well as past year is as follows. सर ये आपको डिटेल दी हुई है कि भैया ये इंडिया में, एक तो सर ये विजिट का केस भी है इंडिया में, प्लस दुबई वाली कोई कहानी है सर, प्लस हम सर आप समझो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। विजिट का केस है तो एक स्टूडेंट सर 182 120 डेज वाली कंडीशन भी देख सकता था। मैं बोला यार देखने में दिक्कत नहीं है, बट देखने के लिए सर आप ध्यान दो, ये करंट ईयर में कितने दिन है इंडिया में, 100 डेज। तो चाह के भी आप 182 और 120 डेज वाली कंडीशन नहीं देख पाओगे, और नहीं देख पाए तो हम किस तरफ चले जाएंगे, सेक्शन 61A डीम रेसिडेंट वाले में चल जाएंगे। और डीम रेसिडेंट तीन कंडीशन बोलता है। पहला, इंडियन सिटीजन, उसकी इनकम इंडिया से 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए, एंड इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी ड्यू टू इज डोमिसाइल और एनी अदर रीजन। तो दुबई में तो टैक्स नहीं दे रहा है, नीचे पढ़ के आए हम क्वेश्चन में। तो देखो हम यहाँ सोचेंगे डीम रेसिडेंट। अब बात आई डीम रेसिडेंट, तो इंडियन सिटीजन पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड। अब मेरे को उसकी इनकम चाहिए सर। चलो देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 he earned the following income from consultancy business in India। हाँ, ये टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई। पर सर ये कंसल्टेंसी बिजनेस कहां से करता है, इंडिया से करता है। तो जब मैं 15 लाख की कैलकुलेशन करूंगा, तो ऐसी कोई भी इनकम, ध्यान से सुनिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये वाली इनकम को अपन ऐड करते हैं 15 लाख के कैलकुलेशन में, तो ऐड कर लूंगा। अगला, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन केरला। सर ये तो एग्जेम्प्ट है, ये तो पूरी दुनिया के लिए एग्जेम्प्ट है सर, इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम। डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन दुबई, इंडियन कंपनी से इंडिया में एक्रू हुई इनकम, ये ऐड हो जाएगी। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट इन द अबव शेयर। सर हमने एक बात सीख के आए थे, मैक्सिमम 20% ही इंटरेस्ट का खर्चा मिलता है। तो 50,000 का 20% कितना होगा, मैक्सिमम है 20,000, 20%। उससे कम मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लो इंटरेस्ट का खर्चा यहाँ पर 8,000 दिया होता ना, तो 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000। बट मिलता कितना, 8,000। ये सीखने वाली बात है। मैं इसी क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ एग्जाम में, मेरे को क्या पता कुछ नया आ गया, तो इसीलिए तैयार रहो। तो 50,000 का 20% होता है सर 10,000। तो हमें तो ये 50,000 माइनस कर लेंगे पहले 10,000, 40,000 को हम ऐड कर लेंगे सर, ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे। और पढ़ते हैं, बस इतनी कहानी है। तो ये कितना आ जाएगा सर, 10 लाख प्लस 4 लाख प्लस 40,000, ये आ रहा है सर आपका 14,40,000। 14,40,000 सर 15 लाख से तो एक्सीड ही नहीं करी। तो सर ये बंदा क्या हो गया, ये बंदा हो गया नॉन रेसिडेंट वरुण। अब कहानी है इसकी टोटल इनकम बताओ। अब अगर ये नॉन रेसिडेंट है तो इसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, सर 10 लाख तो टैक्सेबल है। सर ये वाली इनकम टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 15 लाख के कैलकुलेशन के लिए ली गई थी, उसके अलावा टैक्सेबल नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे भी एग्जाम थी। डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल है, बट कितनी, 40,000। तो सर आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, आपका आ जाएगा 10,40,000 इसकी टोटल इनकम है। समझ आया कैसे हुआ, क्लियर हुआ, बेटा दिमाग में। एकदम इजी मस्त क्वेश्चन था, बट मैंने आपको हर एक छोटे पॉइंट बताए जहां पर कंफ्यूज और मिस्टेक होने के चांसेस है। ये सब आपको सीखना है सर।
आई होप मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, चलो ये हमारा 6 क्वेश्चन तो हो गया। आओ 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोलता है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आर्यन इफ ही इज पेइंग टैक्स अंडर ओ ओ ओ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब 115 बीएससी ऑप्ट किया, सीआईआई भी दिया है। नाइस, चलो देखते हैं। कहानी है सर, मिस्टर आर्यन resident individual is working in Nischay Limited and earns a salary of 90,000 per month during the previous year 24-25। देखो भाई, इसकी एक इनकम तो मिल गई मुझे सैलरी की, और सैलरी से इसको इनकम होती है सर 90,000 इंटू 12। कितना आ जाएगा सर? 90,000 इंटू 12, ये आ जाएगा सर 10,80,000। ठीक, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आ जाएगा सर 75,000 माइनस 75,000, तो ये आ जाएगा सर 1,00,500 000 सॉरी। ये समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, ही होल्ड्स 20,000 शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड एंड इंडियन लिस्टेड कंपनी परचेज ऑन 1 जनवरी 2016। ओ भैया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर, कितने में खरीदा? 200 रुपीज पर शेयर। दिस शेयर्स वर एक्वायर्ड थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड एसटीटी वाज पेड बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और सेल। जब भी कभी ये दिखे ना, तो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी आनी चाहिए कि सर 31 जनवरी के पहले परचेज किया, 2018 के पहले, और देखना बेचेगा बाद में। तो समझ आ रही है सर, अपन को लिस्टेड कंपनी के शेयर से कॉस्ट के लिए लड़ाई करना पड़ेगा, और वो आगे अपन देखेंगे। अभी तो थोड़ा सा रुकते हैं। देखो, in August 2024, Mr. Aryan transferred a plot in Chandigarh for 70 lakh, which was acquired by him in May 2016 for 22 lakh. He has paid a brokerage of 1% on transfer. एक नंबर, मस्त है, पूरा अमेंडमेंट कवर कर दिया सर। सर बेचा कब है? अगस्त 2024 को। याद है कहानियां? सर हमने ये बात एक सीखी थी कि सर अगर ऑन एंड आफ्टर 23rd ऑफ जुलाई ट्रांसफर करता है, उस केस में कैपिटल गेन निकालते टाइम, ध्यान से सुनना, यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं, कैपिटल गेन निकालते टाइम इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। ठीक है, टैक्स निकालते टाइम हम दोनों ऑप्शन से टैक्स निकाल के चेक करेंगे विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर एसएससी। और वो बेनिफिशियल याद रखना इंडिविजुअल एचएफ के लिए होता है। दूसरी बात, वो बेनिफिशियल हम तब चेक करते हैं जब कोई पर्सन लैंड और बिल्डिंग खरीदा हो और प्रॉपर्टी 23rd ऑफ जुलाई के पहले खरीदा हो और ट्रांसफर बाद में कर रहा हो। याद रखना, ये जो बेनिफिट वाली बात है ना, सिर्फ लैंड बिल्डिंग में अप्लाई होती है, गोल्ड ज्वेलरी में अप्लाई मत कर देना, बवाल हो जाएगा एग्जाम में। तो सर ही ट्रांसफर्ड अ प्लॉट इन चंडीगढ़ फॉर 70 लाख। चलो कैपिटल गेन भी दिख ही रहा है, हाथों हाथ निकाल ही लेते हैं सर। कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन दिखा मेरे को 70 लाख। ठीक, माइनस एक्सपेंसेस सर, और एक्सपेंस कितना? 1% था। हाँ, 1% ऑन ट्रांसफर, तो सर 70 लाख, इसका 1% 70,000 माइनस किया तो ये आ गया 69,30,000। ठीक, ये मेरा नेट सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? कॉस्ट मेरा कहा गया है? हाँ 22 लाख, कॉस्ट मेरा है सर 22 लाख। ठीक, माइनस करते हैं 22 लाख, ये आ रहा है सर 47,30,000। ये आया कैपिटल गेन। ठीक है, ये आया आपका कैपिटल गेन। आगे बढ़ते हैं सर, चलो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे देखो। इन नवंबर 2024 अल्फा डिसाइडेड टू बाय बैक 50% ऑफ इट्स शेयर्स। ओहो, अमेंडमेंट कवर किया सर। सर याद है हमने क्या बोला था? डोमेस्टिक कंपनी अगर बायबैक कर रही है तो उस केस में जितने में वो बायबैक कर रही है, ध्यान से सुनना, जितने में, क्योंकि 50% शेयर्स बायबैक कर रही है, तो कितने शेयर्स थे सर? 20,000। 20,000 का 50% कितना हुआ? 10,000। 10,000 शेयर्स बायबैक कर रही है एट 250 रुपीज पर शेयर। तो 10,000 शेयर जो कंपनी बायबैक कर रही है, ये मेरी हो जाएगी डिविडेंड इनकम। यही तो अमेंडमेंट था सर, कि जितने में कंपनी ने बायबैक किया, वो कंपनी बोलती है भाई, गवर्नमेंट ने बोला अब ये आपकी डिविडेंड इनकम, मतलब 10,000 इंटू 250 कितना आ जाएगा भाई? 10,000 इंटू 250, अरे ये क्या हो गया? 10,000 इंटू 250, ये आ जाएगा सर 25 लाख। और ये 25 लाख मेरी क्या है सर? डिविडेंड इनकम है।
समझो मेरी बात, ये मेरी डिविडेंड इनकम मतलब आईयूएस की इनकम है सर, ये मेरी डिविडेंड की। पर बात यहां तक नहीं रुकती ना सर, बात यहां तक नहीं रुकती। अब ये जो कंपनी ने बायबैक किया है शेयर्स, इस पे भी तो कैपिटल गेन निकालेंगे सर, और प्रैक्टिकली कैपिटल लॉस आएगा सर। ये मैं शेयर्स वाला लिख लेता हूं जो कि बायबैक हुए हैं सर। तो अगर बायबैक हुए शेयर्स तो सर सेल कंसिडरेशन तो नील है, ठीक है, यही मेरा नेट सेल कंसिडरेशन है। माइनस करता हूं सर मैं कॉस्ट, इंडेक्सेशन तो होता नहीं है लिस्टेड शेयर से सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट निकालने के लिए मेरे को लड़ाई करना पड़ेगा। क्यों लड़ाई करना पड़ेगा सर? क्योंकि शेयर्स परचेज किए गए हैं 1 जनवरी 2016 को। देखो शेयर्स परचेज है 1 जनवरी 2016 को और ट्रांसफर हुए मतलब बायबैक हुआ है सर नवंबर 2024 को। तो 31 जनवरी 2018 के पहले खरीदा, बेचा बाद में, तो कॉस्ट निकालने के लिए लड़ाई है। और कॉस्ट निकालने के लिए जब लड़ाई है तो स्टेप्स आ जाएंगे सर। पहला स्टेप, स्टेप वन बोलता है भाई कॉस्ट ही बता दो कितनी है। मैं बोला देखो भाई कॉस्ट तो मेरी थी, कितने में खरीदा था मैं, 200 में, कॉस्ट है मेरी 200, ठीक। फिर लिखते हैं अपन स्टेप टू में फर्स्ट, सबसे पहला सर फेयर मार्केट वैल्यू कितनी सी सर, 31 जनवरी की, वो हमें चाहिए सर। देखते हैं आगे। इन मई 2025 मिस्टर आर्यन एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कानपुर फॉर 40 लाख। देखो भाई एक 40 लाख का घर खरीदा है, तो ये जो आप कैपिटल गेन यहाँ पर निकाले थे ना सर, ये वाला कैपिटल गेन, इसमें आपको बेनिफिट देना पड़ेगा एग्जेम्पशन का। और क्या बेचा है, समझो समझो क्या बेचा है, प्लॉट। क्या खरीदा है, घर, घर खरीदा है, घर, जमीन बेच के घर। तो क्या मिल जाएगा सर, सेक्शन 54F। अब वो अपन निकाल लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड ऑन 31 जनवरी 2018 वाज 190 रुपीस। लो भाई फेयर मार्केट वैल्यू कितनी हो गई सर, 190 रुपीस। सर क्या यहाँ पर सेल कंसिडरेशन की बात आएगी सर, सेल कंसिडरेशन, क्या क्वेश्चन में कोई सेल कंसिडरेशन दी हुई है? देखो क्वेश्चन में ध्यान दो सर, इस क्वेश्चन में आपको सेल कंसिडरेशन नहीं दी हुई है। कहां दी है बताओ मेरे को सेल कंसिडरेशन, बेचा ही नहीं है, बायबैक किया है कंपनी ने, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है। अब समझो मेरी बात, यहां पर सेल कंसिडरेशन तो है ही नहीं, डैश। तो हमने दोनों में क्या बोला था सर, ये दोनों में विच एवर इज लोअर, तो अभी सेल कंसिडरेशन तो है ही नहीं सर, तो ये 190 ही ले लेंगे हम, सेल कंसिडरेशन है ही नहीं क्योंकि बायबैक हुआ है। अब इन दोनों में विच एवर इज हायर, तो सर हायर कितना है सर, 20 लाख। तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर, 20 लाख। ये सबसे प्यारा पॉइंट लगा मेरे को जो लगा सबसे ज्यादा स्टूडेंट अगर गड़बड़ कर सकता है तो यहां पर एक गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि सेल कंसेशन नहीं दिया है। कोई स्टूडेंट गलती से 250 ले सकता है, गलती से भैया सेल कंसेशन पता ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बेचा थोड़ी, क्या बायबैक हुआ है सर, बेचा नहीं है, बायबैक है, सेल कंसेशन नहीं है। कहीं पर भी क्वेश्चन में देख लो सेल कंसेशन वाली बात नहीं है, कंपनी ने बायबैक किया है, और बायबैक वाली अमाउंट को तो हमने सर आईयूएस में डिविडेंड के फॉर्म में टैक्सेबल किया है, तो कैपिटल गेन में आप उसको सेल कंसेशन नहीं मान सकते, समझो मेरी बात, ठीक है। तो ये तो हो गए 20 लाख। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो शेयर्स के केस में मेरे को 20 लाख का लॉस आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 20 लाख का। ये बात समझ आई सबको, क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर। अब बात करते हैं इसकी, ये जो शेयर्स वाला था इसमें हम 54F की एग्जेम्पशन लेंगे, बिल्कुल लेंगे सर। कैसे लेंगे सर, सर हमने सीखा था जितना भी हमारा कैपिटल गेन आए इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। तो कैपिटल गेन हमारा कितना है सर, 47,30,000, ठीक है, इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, न्यू एसेट कितने की खरीदा मैंने सर, 40 लाख की। सर नेट सेल कंसिडरेशन कितना था मेरा, 69,30,000, 69,30,000। तो इसको निकाल लेते हैं सर, ये कितना आ रहा है, 40 लाख डिवाइडेड बाय 69,30,000 इनटू 47,30,000। ये तो बाप रे फिगर ही गजब है, ये आ रहा है 2730,159, मैंने राउंड फिगर कर दिया सर। ये आ रहा है मेरा, इतने की एग्जेम्पशन मुझे मिल जाएगी 54F में। तो सर मेरा कैपिटल गेन कितना था, 47,30,000, उसमें से मैं इसको छोटा कर लेता हूं, ये देखो इसको मैं माइनस कर लूंगा, तो नेट कितना हो जाएगा,
माइनस कर लेता हूँ 47,30,000। ये आ रहा है सर 1,998,401। ये समझ आया? इतने का मेरा कैपिटल गेन आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हमने एक बात सीखी थी सर, अगर कंपनी बायबैक करती है और बायबैक के कारण हमें नुकसान होता है, जो कि हुआ है 20 लाख का, तो ये नुकसान को हम हमारे दूसरे कैपिटल गेन के इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। सरकार ने हमें ये बेनिफिट दिया था कि भैया आपको जो लॉस हो रहा है वो लॉस को आप दूसरे कैपिटल गेन की इनकम से एडजस्ट कर लो, तो मैं ये 20 लाख को इससे एडजस्ट कर लूंगा। समझ आई बात? बैठा ये दिमाग में? क्लियर हुआ? तो अब हम जब टोटल इनकम निकालने बैठेंगे, हमें तो क्वेश्चन में टोटल इनकम ही बोला था ना, तो टोटल इनकम में आएगी दो चीजें, एक ये जो मेरी डिविडेंड इनकम थी, दूसरा जो मेरी सैलरी की इनकम थी। ये दोनों को ऐड करूंगा तो मेरी टोटल इनकम आ जाएगी। तो 25 लाख प्लस 1,005,000, ये आ रहा है सर 35,05,000। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सबको? ये हमारी टोटल इनकम है। अच्छा हुआ टैक्स निकालने नहीं बोला, टैक्स निकालने बोलता तो और मेहनत करनी पड़ती अपन को, ठीक है? टैक्स निकालने बोलता तो और मेहनत करनी पड़ती, बट मैं बताऊं आपको खास बात, बच जाते हम, मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सर जितना इसका कैपिटल गेन आया उतने का ही हमने लॉस से एडजस्ट कर दिया, इसलिए मेहनत नहीं करनी पड़ती कैपिटल गेन टैक्स निकालते टाइम। मतलब टैक्स जब हम निकालते हैं तो उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के टाइम याद रखना, ये इंडेक्सेशन वाला फंडा भूलना मत, ये मैंने मई में भी सिखाया था, सितंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत रिलेवेंट रखता है, क्योंकि देखो अभी भी आरटीपी में इसके क्वेश्चंस है, तो इंस्टीट्यूट इज क्वाइट इंटरेस्टेड कि वो आगे भी इसको कवर करके पूछना चाहती है। आई होप समझ आया होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। पहले आके नीचे क्वेश्चन में पढ़ते क्या बोल रहे हैं, देखो देखो क्या बोल रहा है, कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर सूरज एज्यूमिंग दैट मिस्टर सूरज टोटल इनकम इज हायर देन मिसेस सूरज टोटल इनकम। मतलब क्लबिंग वाली कुछ बात है क्वेश्चन में। बिफोर इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, ठीक है चिल्ड्रन, मिस्टर सूरज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेट, मतलब नॉर्मल प्रोविजन में चल रही है। ओके चलो, तो हमें टोटल इनकम निकालने बोला, देखो Mr. Suraj, age 40 years, submit the following information for the financial year 31st March 2025. ठीक है, he is employed in ABC Limited and earned a salary income of 10,50,000. Nice. सबसे पहली, अरे यार मैं तो पहले ही राजू में गुदागारी कर चुका हूँ, तो यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं सर। इसको सैलरी इनकम हुई है, ठीक है, 10,50,000 की। ओके नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं। He is engaged in a speculation and non-speculation business. He earned a profit from speculation business 60,000 and suffered a loss from non-speculation business 40,000. सर हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था सर कि अगर जनरल बिजनेस का लॉस है तो स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो सकता है, पर अगर स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है तो वो कहीं और जाके एडजस्ट नहीं होता, सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से एडजस्ट होता है। तो ये 60,000 एंड ये 40,000 एडजस्ट हो सकते हैं सर। तो एक तो सैलरी इनकम हो गई थी, अगला है पीजीबीपी। पीजीबीपी में स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम है 60,000, स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है सर 40,000। तो प्रैक्टिकली सर हम 20,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। He reported a short-term capital gain of 80,000 and he also received a lottery income of 20,000. तो कैपिटल गेन दिख रहा है यहाँ पर मुझे, कैपिटल गेन है भाई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 एंड लॉटरी इनकम, मतलब आईयूएस की इनकम है सर। लॉटरी इनकम कितनी थी? 20,000 थी मेरे ख्याल से, हाँ 20,000 ग्रॉस दिया हुआ है, अच्छी बात है, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछा सर आप ये गैप दे दे के क्यों कर रहे हो, क्योंकि सर इस क्वेश्चन में हमें टोटल इनकम निकालने बोला है, और सर ये क्वेश्चन ना सेट ऑन सेट ऑफ कर, तो कभी भी ना बीच में गैप देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हो या इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हो, इंटर हेड हो, तो वो हम कर पाएंगे। अगर गैप ही नहीं छोड़ोगे तो कैसे करोगे सर एडजस्टमेंट? देखो ही इज अ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 30,000। लो भाई लॉन्ग टर्म लॉस है, क्या शॉर्ट टर्म से एडजस्ट होगा? नहीं सर, इसको तो अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर दो। अगला, मिस्टर सूरज हैज टू इनकम, सॉरी टू चिल्ड्रन, वन मैरिड डॉटर रिया एज 17 ईयर्स। सर माइनर मैरिड डॉटर है, समझ रहे हो? सेक्शन 27 का जो डीम्ड ओनरशिप है वो अप्लाई नहीं होगा, क्लबिंग होगी, डीम्ड ओनरशिप अप्लाई नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। एंड अ सन एज 16 ईयर्स। द इंटरेस्ट इनकम ऑफ रिया एंड राज, इंटरेस्ट इनकम दी हुई है, तो ये इंटरेस्ट इनकम तो टैक्सेबल है सर। कहां जाएगी ये इंटरेस्ट इनकम?
आईयूएस में ले जाते हैं सर इसको। इंटरेस्ट इनकम है सर, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम एक है रिया की और एक है राज की, ठीक है। रिया की इनकम कितनी है भाई, कहाँ गया, रिया की इनकम है 1200 और राज की है 2000। इसकी 1200, इसका 2000। पर क्या हमें सर इसमें 1500 का एग्जिबिशन बेनिफिट मिलेगा? हाँ सर, दोनों में मिल जाएगा सर। हमें इसमें भी 1500 का मिल जाएगा एज पर सेक्शन 1032 हम ले लेंगे, और इसमें भी हम 1500 ले लेंगे। आ रही बात समझ? अभी मैंने 1500 माइनस किया है, रिया की कुछ और इनकम दिखी तो ठीक, नहीं तो 1200 माइनस होगा। इनकम से ज्यादा एग्जिबिशन थोड़ी 1032 में क्लेम कर लोगे। आगे देखो, he transferred a flat to Ria on 1st April 2024 on account of natural love and affection. This flat was let out from that date. ठीक है, he generated a rental income of 5000 per month। देख लो सेक्शन 27 का डीम्ड ओनरशिप अप्लाई नहीं होगा, बट क्या क्लबिंग होगी इनकम? यस। किसके हाथ में? सूरज के हाथ में, क्योंकि नीचे ही लिखा हुआ था। तो 5000 इंटू 12, रिया के साथ हुआ ये कि सर प्लस 60,000, उसकी साल भर की रेंटल इनकम माइनस करेंगे 13%, मतलब 18,000 माइनस कर देंगे। तो प्रैक्टिकली रिया की इनकम कितनी आ जाएगी यार, 1200 माइनस 1500 प्लस 60,000 माइनस 18,000। ये रिया की इनकम आ रही है सर 41,700, ठीक है। और राज की इनकम आ जाएगी सर 500, क्योंकि राज का तो एक ही है। और कुछ बचा क्वेश्चन में? देखो, Mr. Suraj paid a medical insurance premium of 22,000 during the financial year to ensure his health, his spouse and dependent children। अच्छा सर, अभी मैं पूरे फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको मेन सिखा रहा हूँ कंसेप्ट, पूरे फॉर्मेट पे लिखने नहीं जा रहा हूँ। फॉर्मेट पे तो जो आरटीपी में जो सजेस्टेड तरीके से आंसर दिया हुआ है उसी फॉर्मेट पे हमें एग्जाम में प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। एडिशनली पेड 33,000 टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज मदर, ठीक है, एज 67 ईयर, हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। डिपेंडेंट हम बच्चे का देखते हैं, ध्यान रखिएगा सर, यहाँ बात 80D की हो रही है, मेडिकल वाली बातें हो रही है। He also incurred 20,000 as medical expenditure for his father, age 71 years, who is not dependent and is not covered under the insurance policy। तो सर पापा की बात हो रही है। अब देखो, मम्मी का 33,000, पापा का 20,000, तो दोनों का मिला के हो गया 53,000। दोनों की एज 60 प्लस है, तो मैक्सिमम कितना मिलता है? 50,000। आगे देखते हैं, he contributed 6,000 towards ड्यूरिंग द ईयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। 6,000 कंट्रीब्यूट किया, तो खुद का 22,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, प्लस 6,000 ये कंट्रीब्यूट भी किया है, तो टोटल कितना हो गया? 28। बट मिलेगा कितना? 25 मैक्सिमम मिलेगा। तो 25 प्लस 50, 80,000 डिडक्शन है सर। यहां लिख लेते हैं अपन, ये आ जाएगी मेरी ग्रॉस टोटल इनकम, माइनस कर लेंगे डिडक्शन, और डिडक्शन में 80D और उसमें होगा 75,000, ठीक है। इसके अलावा और कुछ तो नहीं दिया है। चलो फटाफट टोटल इनकम निकालते हैं इसकी। एक तो ये सैलरी की इनकम फाइनल है, ठीक है। दूसरा सर ये 20,000 फाइनल है सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 यहाँ पर आउटर कॉलम में आ जाएगा, और ये भी फाइनल है सर, इसका कुछ नहीं होने वाला। सर लॉटरी इनकम थी 20,000, ये भी फाइनल है सर, ये भी आउटर कॉलम में आ जाएगी फोर्थ। उसके बाद तो ये बच्चों की इनकम थी, ये दोनों मिला के 5, तो ये सबको ऐड करते हैं। चलो फर्स्ट है 10,50,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 20, अरे यार ये क्या हो गया, प्लस 20,000 प्लस 41,700 प्लस 500। ये आ रहा है सर आपका ग्रॉस टोटल इनकम की बात करूं तो 121,22,000, ये ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें माइनस कर लो स्टैंडर्ड डिडक्शन 80D की 75,000, तो ये आ रहा है सर 113,720,000। ये हमारा फाइनल टोटल इनकम आ गया। समझ आया? क्वेश्चन अच्छा था, मस्त था, मेरे हिसाब से एक बार देख के जाने लायक है सर, ठीक है। ये अपन ने 8 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, 9 क्वेश्चन में ध्यान दो। पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है, देखो। इसमें तो ऊपर ही वाली कहानी है, ये तो टीडीएस का क्वेश्चन है। देखो, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टीडीएस as per the income tax act 1961 for the assessment year 25-26 in the following situation। देखो भाई पहला क्या बोल रहा है, Nexus Tech Private Limited, a company engaged in the business of manufacturing electronic goods, reported a turnover of 12 crore during the financial year 23-24
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 द कंपनी मेड द फॉलोइंग परचेजेस फ्रॉम द रेसिडेंट सेलर। प्यार से आपको बोल रहा है भाई 194 क्यू सोच लो, 194 क्यू सोच लो, क्योंकि टीडीएस की कहानी है, टीसीएस तो ला भी नहीं रहा है पिक्चर में। टीसीएस होता तो 2061 एच भी सोचता। चलो देखो, और कंपनी का टर्नओवर भी एक्सीड कर रहा है 10 करोड़ से। फ्रॉम वेंडर ए रॉ मटेरियल वर्थ 60 lakh, 25 lakh in April, 35 lakh in July. Payment of 20 lakh was made in the June and remaining payment in September. Vendor A has not furnished his pen. बाप रे बाप, पेन नंबर फर्निश नहीं किया। पेन नंबर अगर फर्निश नहीं करता है तो 194 क्यों बोला था सर कि आपका जो रेट है वो 0.1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो कितने अमाउंट पे 5% हो जाएगा सर? हमने बचपन में सीखा था कि सर वहां पर 194 क्यू में ये लिखा हुआ था सर कि एक्सीडिंग अमाउंट पे टीडीएस है, तो 50 लाख से जितना एक्सीड करता है उस पे टीडीएस है। तो एक्सीड कितना कर रहा है सर? 10 लाख। तो क्योंकि 60 लाख है, 60 लाख माइनस 50 लाख, 10 लाख, 10 लाख एक्सीड कर रहा है, और 10 लाख पे कितना परसेंट सर? 5%। तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 50,000 टीडीएस का। समझ आया? आगे देखो, from vendor B trading worth 48 lakh on installment, 15 lakh in May, 20 lakh in October, 13 lakh in December. Entire payment was made in March. सर एक बहुत अच्छी बात सिखाता हूँ, नोट करके रख लेना। 194 क्यू की जो एप्लीकेबिलिटी है ना सर, वो एक एक पर्सन वाइज होती है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ सर? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ सर, हम अगर देखो जैसे यहाँ पर वेंडर ए था, उसके लिए 50 लाख अलग है, वेंडर बी है उसके लिए 50 लाख अलग है, अगर यहाँ वेंडर सी आता तो उसके लिए भी 50 लाख अलग होता। तो ये बात का ध्यान रखना, सबके लिए अलग अलग 50 लाख होता है, सबको एक साथ क्यूमुलेट करके 50 लाख मत देखना। ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है एनी रेसिडेंट सेलर, एक एक सेलर के लिए 50 लाख मिलता है हमें। ठीक है, तो ये तो 8 लाख है सर, तो 194 क्यू की बात आएगी नहीं। It is to be noted that Nexus Tech Private Limited has made the entry in the books of accounts on the date of purchase, and TCS provisions are not applicable on vendors. ठीक है भाई, okay. In January 2025, Mr. Sumit engaged in the business of having a turnover of 1.2 crore during the previous year 23-24, enters into an AMC annual maintenance contract 194C पिक्चर में आया। और देखो सर, जिसका सुमित का टर्नओवर तो देखो सर, इंडिविजुअल एचयूएफ 194C, टर्नओवर अगर बिजनेस में 1 करोड़ से ज्यादा है तो 194C एप्लीकेबल होता है। और सी ये बोलता है सर कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो पहले ये बताओ सामने वाला कौन है। मैं बोला भाई देखो, जिसको मैंने पेमेंट करना है वो कंपनी है सर। सरकार बोली अगर इंडिविजुअल एचयूएफ होता तो 1%, ये अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%। मैं बोला ओके भाई 2%, 5,40,000 प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। सर क्या जीएसटी अमाउंट पे भी टीडीएस है? नो, जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं होता। तो सर 5,40,000 में बात करेंगे अपन टीडीएस की 2% की। आगे देखो, मिस्टर सुमित मेड द पेमेंट इन द Feb 2025 एंड एबीसी इज नॉट प्रोवाइडेड विद पेन। अरे भैया प्रोवाइड ही नहीं किया पेन, अगर पेन नंबर प्रोवाइड नहीं करता तो कितना परसेंट हो जाता है? 20%। तो ये 5,40,000 का 20% ये आ जाएगा सर 1,08,000, जो 194C में एप्लीकेबल है। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? चलो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। अगर कभी यहाँ पर टर्नओवर ना दिया रहे, ठीक है, इंडिविजुअल एचएफ और उसका टर्नओवर ना दे, तो सर 194M भी सोचना, एग्जाम में सोचना। 194M खुद कभी सामने से नहीं बोलता है, हमें सोचना पड़ता है। तो ये चीज मैं इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में ये चीज रहे, आपको पता रहे। एग्जाम सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बैठ के नहीं सीख रहे हो मेरे साथ। सर एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं, पर इसके अलावा कुछ और आ गया तो छोड़ थोड़ी देंगे सर अपन। आई बात समझ? ये लास्ट क्वेश्चन है सर 10th नंबर। ये देखो हमारा इनकम टैक्स वाला आरटीपी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो पहले नीचे आके क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं हमें। ये तो पूरा टोटल इनकम का क्वेश्चन है, गजब बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शोभित एंड आल्सो द टैक्स पेबल बाय हिम आफ्टर टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट। मतलब इस क्वेश्चन में टीडीएस टीसीएस वाली बात भी है। इफ एनी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। वाओ, नॉर्मल स्कीम में चल रहा है। देखो ये क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक, मैं आपके साथ एक एक पॉइंट पढ़ूं, पूरे ट्रीटमेंट समझाऊं और फिर लिखना चालू करूं। इट विल टेक डबल टाइम। मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में ये अप्लाई करना, क्योंकि ना ये टोटल इनकम के क्वेश्चन ना आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक बार पूरा रीड करो दूसरी बार उसको सॉल्व करने जाओ, किसी के पास नहीं होता।
क्योंकि हर स्टूडेंट ज्यादातर इसको लास्ट में उठाते हैं, तो लास्ट में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ एक स्टूडेंट को, भाई तू पढ़ते जाओ, ट्रीटमेंट करते जा, पढ़ते जाओ, ट्रीटमेंट करते जा। ऐसा मत कर कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़े, फिर समझे, फिर ट्रीटमेंट करे, फंस जाएगा, फंस जाएगा। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा पॉइंट हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जिसका ऊपर से कनेक्शन हो? तो सर अगर हम पढ़ते जाएंगे, ट्रीटमेंट करते जाएंगे, तो माइट बी पॉसिबल उसका एक आध का ट्रीटमेंट गलत हो सकता है। मैंने बोला डेफिनेटली हो सकता है कि एक आध पॉइंट ऊपर से कनेक्ट हो, और कनेक्ट होकर उसका ट्रीटमेंट जो आपने लिखा वो शायद अमाउंट गलत हो सकता है। बट आप मेरी बात समझो सर, वो अपन जब उस पॉइंट तक पहुंचेंगे तो उसको काट के करेक्ट कर सकते हैं। बट आप समझो, अगर आप पढ़ते जाओगे, ट्रीटमेंट करते जाओगे ना, टाइम सेव होगा, ज्यादा पॉइंट अटेंड कर पाओगे, और आपको ही पता है इसमें स्टेप मार्किंग होती है। सो आई पर्सनली थिंक स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए अटेंड करने की, टोटल इनकम के क्वेश्चन की। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम इसी में स्कोर करने की कोशिश करेंगे सर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो क्या बोले, देखो मिस्टर शोभित, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 54 years, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, स्पेयर पार्ट्स ऑफ कार। We follow the mercantile system, accrual basis follow करता है सर, and regularly file his return of income. The profit and loss for the year ended 31st March 2025 shows a net profit. लो भाई, net profit दिया हुआ है after debiting या crediting the following items. तो let's start, एक काम करते हैं सर। हर एक स्टूडेंट एग्जाम में यहाँ लिख के आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शोभित फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर नॉर्मल प्रोविजन, ऐसे लिख के आना एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो इग्नोर कर देते हैं, नहीं करना चाहिए, मार्क्स कटते हैं ये सब चीजों से सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लाइन वाइन ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि काफी बड़ा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कहानी ये है भाई, इधर लिखे हम पर्टिकुलर्स, इधर लिखेंगे रुपए, और इधर लिखेंगे रुपए। सर मेरे को पीजीबीपी की इनकम दी गई, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, बवाल हो जाएगा। सर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 57,25,000, 57,25,000। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेंगे सर एड, एंड थोड़ा सा गैप देके लेस, क्योंकि दोनों चीजें आने वाली है सर। ठीक है, अब एक स्टूडेंट बोला सर गैप कितना छोड़ू? यार अंदाजे से छोड़ दे भाई, जितना लग रहा है अंदाजे से छोड़ दे, थोड़ा एक्स्ट्रा छूट जाएगा तो कुछ नहीं होगा। देखो पहला पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर शोभित परचेज प्लांट एंड मशीन फॉर 55 लाख फॉर विच ही हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, डेट ऑफ लोन दिया हुआ सर 1/5/2024 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%। द एसेट वाज एक्वायर्ड ऑन 1/7/2024 एंड पुट टू यूज ऑन पुट टू यूज ऑन 1 सितंबर। आपको बात समझ आ रही है? लोन लिया 1/5/2024 को, पुट टू यूज किया 1/9/2024 को, प्रैक्टिकली 5, 6, 7, 8 4 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है ना सर, आपने एसेट के लिए पे तो किया है, आपने एसेट के लिए पे तो किया है, पर ये जो इंटरेस्ट है, ये आपका इंटरेस्ट पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं होना चाहिए था। क्यों होगा पीएल अकाउंट में डेबिट, मेरे को आप ये बताओ। हम एक बात सीख के आए, याद है सेक्शन 43(1) सीखे, जहां पर हमने ये बात सीखी थी सर, पुट टू यूज से पहले एसेट के लिए कोई भी इंटरेस्ट पे करते तो एक्चुअल कॉस्ट निकालते टाइम उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करते। हमने तो पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया। कितना इंटरेस्ट किया होगा सर? ये ये हमने इंटरेस्ट किया होगा, यहां लिख लेता हूं सर क्योंकि इंटरेस्ट ऐड होगा। इंटरेस्ट कितना किया होगा? 55 लाख इंटू 11% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, 4 महीने। 55 लाख इंटू 11% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। बाप रे, ये तो फिगर भी कुछ अजीब ही टाइप की आती है। ये पहली फिगर से स्टूडेंट एग्जाम में ना सोचने लग जाएगा मैं सही कर रहा हूं कि गलत। 201,667 मैंने राउंड फिगर कर दिया, समझ आई? अब देखो मेरी एक टेक्निक है, मैं ये बोलता हूं सर आप एक बात समझो, ये पॉइंट का हमने ट्रीटमेंट किया, क्रिस्टल क्लियर है। अब इस पॉइंट से रिलेटेड हमें एक चीज गारंटीड पता है सर कि ये जो है ये एसेट की कॉस्ट में ऐड हुआ है, एसेट की कॉस्ट में ऐड हुआ है तो इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा सर। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लांट एंड मशीन कितने की है सर? 55 लाख। ठीक, प्लस अपन चाहें तो यहीं पर डेप्रिसिएशन की बात कर सकते हैं सर। सबसे पहला डेप्रिसिएशन तो मिल गया, एक तो ये 55 लाख प्लस इंटरेस्ट जो मैं ऊपर निकाला, ये दोनों जो आएगा इसका 15%, इसका 15%। यही तो खास बात है सर, इस क्वेश्चन में सबसे प्यारी बात जो है यही है, जो एक स्टूडेंट गड़बड़ करेगा, गलती करेगा ही एक स्टूडेंट। तो कितना हो गया प्लस इसमें 15 लाख का 55 लाख कर लेता हूं, ये आ गया 57 लाख कुछ आ रहा है सर। ठीक है, ये आएगा
57 लाख लिख लेता हूं, क्योंकि इसमें एक और चीज सिखानी है मेरे को आपको, 667, यही है ना? हाँ ठीक है सर। एक तो इसमें नॉर्मल डिप्रिसिएशन निकाल लो, इस पे 15%। नॉर्मल डिप्रिसिएशन आ रहा है सर हमारा 85524 या 250 ले लो, राउंड फिगर कर लो। ये है नॉर्मल डिप्रिसिएशन। कहानी समझ आई सर? ये नॉर्मल डिप्रिसिएशन। और पहले ही मैं आपको शुरू में अंडरलाइन कराया था, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है तो क्या इसको एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिल सकता है? यस। और इसने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया है तो इसको एडिशनल भी मिल सकता है। तो एक काम करते हैं, यहीं पर एडिशनल डिप्रिसिएशन भी निकाल लेते हैं। इसी का 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन भी है। तो ये कितना आएगा? 570167, इसका 20%। ये आ रहा है सर 11403333 आया समझ? ये बड़ा प्यारा पॉइंट था सर। यही मतलब इस क्वेश्चन का सबसे पहले ही पॉइंट मेरे को तो मस्त लगा, मजा आ गया सर। अच्छा पॉइंट था ये। गलती होने के बहुत स्कोप है स्टूडेंट के, बहुत ज्यादा चांसेस है। अच्छा पॉइंट सर, अच्छा प्रैक्टिस कराया। अगला देखो, on 1/4/2024 the production manager working in the factory, Mr. Shobit, took some voluntary retirement from the service. Mr. Shobit paid him 8 lakh rupees as a compensation for his service. सर हम पढ़ के आए 35DDA ये बोला कि तुम वॉलेंट्री रिटायरमेंट का पेमेंट तो कर सकते हो बट एक बार में नहीं सर। 1/5 हम आपको खर्चा अलाउ करेंगे, आप पूरा एक बार में क्लेम नहीं कर सकते। इसने तो पूरा एक बार में 8 लाख क्लेम कर लिया है। तो सर 8 लाख का 4/5 कर लेता हूं मैं, इतना ही। सर हमें क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि 1/5 ही अलाउ होगा। 8 लाख का 1/5 करोगे तो ये आ जाएगा सर 1,60,000 एंड 6,40,000 एक्सेस पेमेंट किया है। तो यहां पर लिख लेते हैं वॉलेंट्री। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एग्जाम में एक बात याद रखना, कभी भी ये सेंटेंस लिखते टाइम शॉर्ट मत करना। आप कोई भी स्टूडेंट ऐसे वीआर लिख दिया ना तो फिर एग्जामिनर भी वीआर जैसे मार्क्स देगा। बिल्कुल भी कोशिश मत करना ये चीज की, पूरा लिखना। सर वॉलेंट्री रिटायरमेंट का खर्चा है सर 8 लाख था, उसमें से 1/5 डिसअलाउ किया हमने, सॉरी 1/5 अलाउ किया हमने, बाकी 4/5 को डिसअलाउ किया। प्रॉपर लिख के आना, ठीक है? और सेक्शन याद हो तो अच्छी बात है, ना याद हो तो गलत तो मत लिखना सर, गलत तो लिखने की सोचना भी मत, ठीक है? इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। चलो आगे और देखते हैं क्या दिया हुआ है। मिस्टर शोभित परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम कमल एंड सन्स अ माइक्रो एंटरप्राइजेस। सर सेक्शन 43B पिक्चर में आया और हमने पढ़ा था सर कुछ चीजें जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस में अलाउ होती है, जिसमें इंटरेस्ट एक पॉइंट था। इंटरेस्ट के केस में माइक्रो और स्मॉल कवर थे, मीडियम एंटरप्राइजेस कवर नहीं थे, ठीक है? चलो देखो, अब माइक्रो एंटरप्राइजेस तो ये तो कवर्ड है, एंड हितेश एंड सन और मीडियम एंटरप्राइजेस ये कवर्ड नहीं है, ये कवर्ड नहीं है 43B में। फॉर 51,000 एंड 75,000, ठीक है, ऑन 15/3/2025, ठीक है, ये परचेज किया 15/3/2025 पे। एज पर द रिटर्न एग्रीमेंट विद देम बोथ द पेमेंट हैज टू बी मेड बाय 10/4/2025। 10/4/2025 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है, यही कहानी है, ठीक है? एग्रीमेंट के केस में याद है ना सर, जितना टाइम पीरियड बोलो और 45 डेज दोनों में विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम 45 डेज हो सकता है। मिस्टर शोभित मेड द पेमेंट टू कमल एंड सन्स ऑन 9/4/2025। क्या टाइम पे पेमेंट किया? यस, वेरी गुड। एंड टू मिस्टर हितेश एंड सन ऑन 15/11/2025। सर हितेश एंड सन को इसने बाद में पेमेंट किया, देखो 10th के बाद पेमेंट किया। अब बात क्या होती थी, हमने सर 45 डेज का जो रूल पढ़ के आया था, विद एग्रीमेंट विदाउट एग्रीमेंट 15 डेज, ये रूल अप्लाई होता था सर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में, पर मीडियम एंटरप्राइजेस पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता था। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हमने ये बोला था सर कि ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है तो उस केस में वो इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा। आ रही बात समझ? याद आई बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है ये बात। अच्छा, अब यहां पर अगर आप ध्यान दो तो स्टार्टिंग में इसने बोला था सर कि हम मर्केंटाइल सिस्टम में बेस फॉलो कर रहे हैं, ये देखो बोला मर्केंटाइल सिस्टम में। तो इस केस में मीडियम एंटरप्राइजेस के केस में सर जब क्या इसने परचेज किया होगा तब क्या ये एक्सपेंस क्लेम कर लिया होगा? यस, क्लेम कर लिया होगा। तो सर क्या मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करने के कारण ये जो हितेश एंड सन को इंटरेस्ट पे कर रहा है क्या ये अलाउ हो जाएगा? यस, अलाउ हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियम एंटरप्राइजेस है। ध्यान रखना, हमने माइक्रो और स्मॉल कवर किया था, मीडियम के लिए नहीं पढ़ाया हूं मैं कुछ भी, ठीक है? तो मैं क्या करूं इसका? अब इसके दो तरीके सर, इस पॉइंट को या तो आप यहां पर नोट करो और बाजू में पूरा डिटेल बता दो कि भाई सेक्शन 43B के कारण ये अलाउ हो गया है, सही चीजें फॉलो हुई है, हो गया है।
या तो फिर आप एक काम करो, वर्किंग नोट में जाके लिखो, जैसे आप कंफर्टेबल हो लिखने में। एक स्टूडेंट बोलता है सर एक बात बताऊं मैं आपको, मैं बोला बता भाई। बोले सर क्या होता है पता है, यहाँ पॉइंट लिखता हूँ, वर्किंग नोट में जाके लिखने में ना कई बार टाइम वेस्ट हो जाता है, यही लिख दूं काम चल जाएगा। चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये पॉइंट का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं सर, देखो क्या दिया हुआ है। He contributed 20% of his basic salary to the extent, ओहो फिर से अमेंडमेंट कवर कर दिया इसने। हम सेक्शन 36 पढ़ के आए हैं, देखो। टू ईच ऑफ द एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रिफर टू इन 80 सीसीडी। हम पढ़ के आए सर, कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? 14%। अमेंडमेंट थी, पहले 10 था, अब 14 हो चुका है सर। ठीक है, तो कितना ये इसने कंट्रीब्यूट किया? बेसिक सैलरी का 20%, और बेसिक सैलरी कितनी है? 10 लाख। तो सर 10 लाख का 20% मतलब कितना हो गया? 2 लाख रुपए इसने कंट्रीब्यूट किया है। बट हमने क्या बोला था सर, बेसिक प्लस डीए का मिला के 14% से ज्यादा नहीं कर सकते। तो सर डीए कितना दिया हुआ है? 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 10 प्लस 40% मतलब 4 लाख। 14 लाख का 14% कितना आ जाएगा भाई? 14 लाख का 14% ये आ जाएगा 1.96 लाख। इतना कंट्रीब्यूट कर सकता था एज पर सेक्शन 36, बट इसने कितना कंट्रीब्यूट किया? 2 लाख रुपए। क्या एक्सेस कंट्रीब्यूशन है? यस सर, 4000 का एक्सेस कंट्रीब्यूशन है। ऐड कर लेते ना, ये मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं कि भाई 80 सीसीडी में इसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया 4000, वो हमने ऐड किया। सर अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, बवाल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये तो बुक्स वाला डेप्रिसिएशन, ये हमें अलाउड नहीं होता है सर, हम पढ़ के आए हैं। चलो ऐड कर लो इसको। डेप्रिसिएशन कितना है भाई? ये 27,50,000, ये ऐड कर लो। ठीक है, 27,50,000, हाँ ठीक है। उसके बाद अगला है, he received 13,850 as income tax refund, out of which 3,850 is interest on refund. The entire amount is credited to profit and loss. ना ना ना, ये नहीं आता है सर। इंटरेस्ट जो है वो कहाँ जाता है? आईयूएस में। तो हटाओ इसको यहाँ से, एंटायर अमाउंट क्रेडिट करके बैठा है, तो इसको हटाओ सर। सेकंड, इनकम टैक्स रिफंड 13,850, जिसमें से मैं तुरंत तुरंत जाके लिख लूंगा कि भैया आईयूएस की एक इनकम तो मिल गई। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 3850। एक बात हमेशा याद रखना, हर स्टूडेंट तुरंत तुरंत लिख के आएगा सर, हर स्टूडेंट तुरंत तुरंत लिख के आएगा। ठीक है, इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। चलो, इसके बाद क्या दिया हुआ है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है देखो। मिस्टर शोभित परचेज अ न्यू कंप्यूटर ऑन 31 अगस्त 2024 एंड वाज पुट टू यूज ऑन द सेम डे। थैंक यू। 180 डेज से ज्यादा होने वाली है एसेट के लिए। द पेमेंट वाज मेड एज अंडर। ठीक है, 28,000 पेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। नहीं मिलेगा, सेक्शन 43(1) बोला था 10,000 से ज्यादा एक्सेस कैश पेमेंट नहीं कर सकते। एंड 25,000 पेड बाय अकाउंट पे चेक ऑन 5/9/2024 एज बैलेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर। हाँ ये चलेगा मुझे। इस पे 40%। अच्छा, कंप्यूटर में एडिशनल लू क्या? नहीं, जनरेशन विंग में होता तो ले लेता। तो यहां पर मेरे को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा सर कंप्यूटर पे। यहां लिख लेता हूं मैं, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 25,000 है, उसका 40% कितना होगा? 10,000। ये समझ आया सर? नेक्स्ट, WDV एज पर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ डिफरेंट एसेट इज दिस 8 लाख, इसका 15% कर लो। फैक्ट्री बिल्डिंग दी हुई है, इसका 10% कर लो, निकालो डेप्रिसिएशन। 8 लाख का 15% 1,20,000, और 6,45,000 का 10% ये 64,500 प्लस 1,20,000 ये 184500। डेप्रिसिएशन चौथा, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 184500। ठीक है, ये कहानी हुई। इसके बाद और आगे कहानी बढ़ी, देखो। He paid 50,000 as a life insurance premium taken on the life of his father. ओ भाई, LIC मेरा, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का मिलता है, पेरेंट्स का नहीं मिलता। ध्यान रखने वाली बात, गजब। He also paid 45,000 as life insurance premium taken on the life of his married daughter. सर वहां पर ना 80C में 80C पढ़े हैं वहां पर ना मैं, मेरी वाइफ और बच्चा लिखा था।
वहां पर चिल्ड्रन लिखा था, चाइल्ड, वहां कहीं नहीं लिखा था कि बच्चा शादीशुदा हो या बिना शादी वाला हो, कोई भी बच्चा हो मिल जाएगा सर। ठीक है, तो सम एश्योर्ड इज 5 लाख, पॉलिसी 1/4/2017 को ली है, तो 5 लाख का 10% होता है 50,000, तो ये तो हमें मिल जाएगा। चलो एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं सर। यहां तक मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, माइनस कर लूंगा डिडक्शन 80, सी वाली मिल गई मेरे को 45,000, एक तो मिल गई सर। ठीक है, 1/10/2024 he withdraw 1.5 crore in cash from two current account maintained by him with the PNB. There was no other withdrawal during the year. भैया सेक्शन 194 एंड टीडीएस का याद दिला रहा है, और टीडीएस में हमने ये बोला था सर 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ करो तो 2% टीडीएस है, तो 50 लाख का 2% टीडीएस, जो कि बेसिकली 1 लाख रुपए आ जाएगा टीडीएस का, निकल से 1 लाख आएगा। 50 लाख का 2% 1 लाख रुपीज टीडीएस का आ गया। तो एक काम करते हैं सर, इतना तो कंफर्म हो गया कि भैया यहाँ थोड़ा सा गैप दिए, ये टोटल इनकम आएगी, टोटल इनकम के बाद मैं टैक्स निकालूंगा। ठीक है, और टैक्स निकालूंगा, उसके बाद फिर मेरे को टीडीएस मिल गया सर। टीडीएस का अमाउंट मिल गया सर मेरे को 1 लाख रुपीज का, जो मेरे को माइनस करना है लास्ट में। ठीक है, अगला देखो, Mr. Shobit has sold a house on 30th March 2022 and deposited the long-term capital gain of 25 lakh in the capital gain account scheme by the due date of filing of return of income for that year. ठीक है, सही किया, गलत क्या है, सीडीएस अकाउंट में पैसा रख सकते हैं हम। On 1st July 2024 he sold another house property in which he resides. कब बेचा, 1 मिनट, कब बेचा, 1 जुलाई को बेचा है, ध्यान रखिएगा सर। 23 जुलाई के पहले बेचा है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट कंपलसरी है, इंडेक्सेशन दोगे आप उसे कंपलसरी। ठीक है, फॉर 1 करोड़, ओके। ही अर्न्ड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। काहे का विदाउट इंडेक्सेशन, मेरे को इंडेक्सेशन कंपलसरी मिलेगा 23 जुलाई के पहले सर। ठीक है, on 5th January 2025 he withdraw the whole amount out of his capital gain account and invested 60 lakh on the construction of new house in Mumbai. The construction of the house was completed on 23rd March. The index cost of acquisition, हाँ ये मेरे काम का है, इंडेक्स कॉस्ट मेरे काम की है, क्योंकि मैंने 23 जुलाई के पहले बेचा है। तो सर 1 करोड़ माइनस 60 लाख, ठीक है, तो बचा मेरा 40 लाख। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 40 लाख मेरा बचा। अब इसने क्या बोला भैया, इसने इन्वेस्ट कितना किया, 60 लाख इन्वेस्ट किया। तो एक स्टूडेंट बोला सर 60 कहां से इन्वेस्ट किया, एकदम सिंपल भाई, 25 पुराना वाला यूज किया, लिखा तो है, देखो देखो इसने क्या बोला, he withdraw the whole amount of his capital, पहले पुराना वाला यूज किया फिर नया वाला यूज किया, तो 60 में से 25 पुराना वाला है, तो नया वाला कितना है, 35 है। ये बात समझने वाली है, बहुत अच्छा है, इजी है, बट अच्छा इंटरप्रिटेशन है, ये आपको समझना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे, तो इसका जो कैपिटल गेन टैक्सेबल आएगा वो 5 लाख आएगा। आई बात समझ, बैठा दिमाग में। अब मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट जो है ना, मेरे पास तो जगह नहीं बची थी। ठीक है, मेरे पास तो जगह नहीं बची थी। एक स्टूडेंट जब एग्जाम में करेगा तो यहाँ पर अगर जगह बची हो तो यही ट्रीटमेंट दिखा देगा, अदरवाइज यहाँ पर कैपिटल गेन लिखेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और वर्किंग नोट डाल के वर्किंग नोट में पूरा प्रेजेंटेशन दिखा देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 5 लाख। ठीक है, और टैक्स निकालते टाइम भी ध्यान रखिएगा सर कि 5 लाख में टैक्स 20% लगेगा, जो कि हमारा 1 लाख का आ जाएगा, और बैलेंस पे अलग टैक्स लगेगा, बैलेंस पे अपन स्लैब लगाएंगे। क्लियर है, 20% क्यों, 23 जुलाई के पहले ट्रांसफर किया है। ठीक है, और कुछ बचा भाई, नहीं भैया और कुछ नहीं बचा। तो लेट स्टार्ट, अब एक एक चीज ऐड करते जाते हैं और निकालते जाते हैं। 57,25,000 प्लस 201667 प्लस 6,40,000 प्लस 4,000 प्लस 27,50,000। ठीक, माइनस, माइनस भी है सर, माइनस है 855,250 माइनस 11,40,333 माइनस 13,850। इतना ही था ना यार, वो इनकम टैक्स रिफंड जो हुआ था वो इतना ही था ना, हाँ ठीक है, 13,850। उसके बाद आगे देखो, माइनस 10,000 माइनस 184500, ये हमारा आ गया सर, ये आ रहा है 711,6734। ये मेरा पीजीपी की इनकम आई है ना।
पीजीईपी की। आईयूएस का तो सर फिक्स्ड है कि 3850 है। कैपिटल गेन का फिक्स्ड है सर 5 लाख की है। ठीक है, ये आउटर कॉलम में चले गया। ठीक, तो उसके बाद प्लस कर लेता हूँ 3850 प्लस 5 लाख, तो ये आ रहा है सर 762,584, ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आई। ठीक है, इसमें मैं 45,000 माइनस कर लूंगा, ये भी आउटर कॉलम में जाएगा, माइनस 45,000, तो ये आ जाएगा 757,554, ये आ जाएगा टोटल इनकम। अब इसमें से मैं 5 लाख हटा दूंगा, कैपिटल गेन वाला 5 लाख हटा दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा बैलेंस इनकम है 707,554। ठीक है, ये बैलेंस इनकम है। अब एक मिनट, कहां गया यार, कहां गया क्वेश्चन कहां गया, ये रहा। देखो इसकी एज 54 ईयर्स है, नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करता है। तो याद है बचपन में कहानी टैक्स कैसे निकालते थे, एकदम सिंपल, याद होगा सर। 10 लाख पे तो फिक्स्ड है, 10 लाख पे फिक्स्ड है, तो 10 लाख में तो 112500 आ जाएगा, बैलेंस पे 30%, तो 7075584 माइनस 10 लाख कर लो, बचा बैलेंस पे 30% प्लस 112500। ठीक है, तो ये आ रहा है सर 1935। ठीक है, ये दोनों करके आ रहा है 1935,175.2 है, उसको छोड़ो, प्लस 10% कर लो। ठीक है, प्लस 10% सरचार्ज, क्योंकि 50 लाख से ऊपर है, सरचार्ज प्लस 1 लाख ऐड कर लो, क्योंकि सर ये कैपिटल गेन वाला 1 लाख है सर। ठीक है, प्लस 4% कर लो, तो ये फाइनली टैक्स मेरा आ जाएगा सर 22, देखो 22,386,93। ठीक है, प्लस कर लो 4%, तो ये आ जाएगा सर 4% ऐड करने के बाद प्लस 4%, 2328240, इसमें 1 लाख रुपीज जो था वो माइनस कर लेना, तो आपका फाइनल टैक्स आ जाएगा। समझ आया सर, ये आपका फाइनल टैक्स आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ पॉइंट्स अच्छे थे, जहां पर स्टूडेंट से गलती होने के बहुत स्कोप थे। ये हमने इनकम टैक्स के आरटीपी कंप्लीट की, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब जीएसटी का बचा है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।